हेलो दोस्तों ये लास्ट वीडियो है इन सीरीज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डी ट्रिपल एस बी 2018 टीजीटी नेचुरल साइंस एग्ज़ाम। तो ये लास्ट पोर्शन होने वाला है, ठीक है, यानी केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे आप। प्रीवियस वीडियोस में हम लोग फिजिक्स और बायोलॉजी के सॉल्यूशंस ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री वाला पोर्शन ख़त्म करके हम आगे के जो वीडियोस हैं उसमें रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। डी ट्रिपल एस बी 2021 की जो वैकेंसीज़ निकली हैं टीजीटी नेचुरल साइंस की, उनके लिए, ठीक है। तो आप लोग प्रिपेयर रहिए उस चीज़ के लिए। तो जून में फर्स्ट वीक में ही हमारी वीडियो रिलीज़ हो जाएंगी। क्या स्ट्रेटेजी प्लान रहेगा, क्या टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, इस सब का जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। प्लस एक डीप एनालिसिस, जो पिछला ये जो पेपर मैंने डिस्कस किया है इसका एक एनालिसिस आपको दूंगा, जैसे मैंने बायोलॉजी के वीडियो में दिया था आपको कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस क्या आए, मेन फोकस टॉपिक कौन से रहेंगे हमारे डी ट्रिपल एस बी एग्ज़ाम के लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिनके सॉल्यूशंस यहाँ गलत भी हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए बने रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक। प्लस इस जो ये जो क्वेश्चन पेपर है इसकी जो पीडीएफ है, ठीक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा आप लोगों को। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। Color of methyl orange when few drops of it added to mixture of solution containing 80 ml of 1 molar HCl and 30 ml of 1 molar NaOH। तो देखिए मिथाइल ऑरेंज जो है वो एसिड के साथ में रेड कलर देता है, बेस के साथ में येलो। तो यहाँ पर हमें ये देखना ये सॉल्यूशन है, हमें देखना पड़ेगा कि सॉल्यूशन एसिडिक रहता है या बेसिक, क्योंकि यहाँ दोनों ही दिए हुए हैं, एसिड भी और बेस भी। आप लोग यहाँ से दोनों के मोल्स निकाल लेंगे HCl और NaOH के। यहाँ पे आएंगे 0.08 मोल्स। कैसे आए आपको पता है, मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। तो आप लोग उस फॉर्मूले से यहाँ निकाल लेंगे, तो जो मोल्स आएंगे वो 0.08 आएंगे HCl के, और NaOH के जो आएंगे वो 0.03 आने वाले हैं, ठीक है, बिकॉज 30 ml है। तो आप देखिए कि जो NaOH है वो कम है, ये टोटल कंज्यूम हो जाएगा सॉल्यूशन में जब सॉल्ट बनेगा NaCl, है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, समझ गए होंगे आप, है ना। HCl और NaOH के साथ जब रिएक्शन होगी तो NaCl बनेगा, वाटर बाहर जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, तो 0.03 पूरा कंज्यूम हो जाएगा। तो जो HCl है उसके 0.05 मोल्स बच जाएंगे, क्योंकि लिमिटिंग है कौन, NaOH, ठीक। तो जब जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें मोल्स किसके बच रहे हैं, HCl के बच रहे हैं, तो जो कलर है वो कैसा आने वाला है, रेड आने वाला है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज में कौन सा आइसोमर होगा, ये पूछा गया है आपसे। तो ये सिंपल है, आपको पता है कि फ्रक्टोज जो है वो कीटोन ग्रुप कंटेन करता है, जबकि ग्लूकोज जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करता है। तो आंसर हमारा फंक्शनल आइसोमर चला जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, सॉरी, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन ऑफ चाल्कोजेन। नेगेटिव साइन के साथ पूछा है आपसे, अगर वो नेगेटिव साइन वर्ड नहीं देता तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन की होने वाली थी, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव साइन के साथ पूछा हुआ है तो यार ऑक्सीजन की सबसे कम होने वाली है, उस केस में उल्टा हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा हमारा, ये वाला। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिव आइसोटोप दैट कैन बी यूज टू ट्रैक द अपटेक ऑफ फर्टिलाइजर फ्रॉम रूट लेवल टू लीफ। इसमें आप ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें फास्फोरस 32 है, और जो ह्यूमंस हैं उनके अंदर जब हम सेम चीज़ करते हैं, यानी कि हम अपटेक देखते हैं ग्लूकोज का, सेल्स कितना ग्लूकोज कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम यूज़ करते हैं आयोडीन 131, ठीक है, वो आइसोटोप यूज़ किया जाता है ह्यूमंस के अंदर और प्लांट्स के अंदर। अगर हमें देखना है कि फर्टिलाइज़र जो है वो रूट लेवल से लीव्स तक किस तरीके से पहुंच रहा है, तो उसके लिए हम P32 का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल रहेगा, वैसे ओरली भी इसको कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला सही से याद है। तो इसमें PKW आपसे पूछा गया है प्योर वाटर का, जिसमें कि आपको हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन ऑलरेडी दे रखी है। तो करना क्या है इसमें आपको PKW वैल्यू निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। तो यार देखो, जो KW होता है ना, KW की जो वैल्यू होती है वो होती है KW इज इक्वल्स टू हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन है, ठीक है, प्लस OH माइनस का। अब क्योंकि यार ये प्योर वाटर है तो जितना हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन होगा ना उतना ही OH माइनस का भी होगा। तो यहाँ पर ना ये 10⁻⁻5 हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻5। तो जब टोटल हमारा KW जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 10⁻⁻10।
क्योंकि हमें पी के डब्ल्यू निकालना है, तो जो पी के डब्ल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, माइनस लॉग 10⁻⁻10। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे। तो माइनस लॉग 10 सॉरी माइनस लॉग 10⁻⁻10। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस 10 यानी कि 10। तो ये आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्मेल्टिंग। देखिए स्मेल्टिंग और रोस्टिंग सेम बात है, और ये रिडक्शन ऑफ ओर्स के लिए होता है। ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ ओर ये इनकरेक्ट हमसे पूछा है, तो ये तो सही है। स्लैग फॉर्मेशन, हाँ जी, मोल्टन स्टेट ऑफ टन। ठीक है, तो क्या नहीं होता, ऑक्सीडेशन ऑफ ओर टेक्स प्लेस, है ना। तो वैसे भी यार रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही दे रखे हैं आपको, तो रिडक्शन जब होता है तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो फोर्थ आंसर यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, और इसमें ना आपको थोड़ा दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि इसको सॉल्व करने के बजाय अगर आप इसको, जो सॉल्यूशंस इसके दे रखे हैं, जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इस ऑप्शंस को आप इसमें बिठा के देखेंगे, और अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो आंसर सही हो जाएगा। ये भी एक तरीका होता है ऑब्जेक्टिव अप्रोच का एक, है ना। वरना अगर आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और मुझे लगता है कि केमिस्ट्री में 20 में से आप केवल यही क्वेश्चन करते रह जाएंगे, बाकी क्वेश्चन छोड़ देंगे, है ना। तो ध्यान क्या रखना है हम लोगों को कि यहाँ ऑप्शन जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट लगा के देख लेंगे। और इसमें मज़े की बात यह है कि ये जिसके पास सेट था उसने फर्स्ट जैसे ही इसमें ऑप्ट किया होगा, यानी कि 333 अपने आप लगा के देखा होगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई होगी। वैसे भी अगर आप थोड़ा सा अगर सोचें इस हिसाब से, रिडॉक्स से है ये क्वेश्चन क्लास 11th, तो देखो ये डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन है। तो इसमें क्या होता है कि एक सेम एलिमेंट का ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है और उसी का रिडक्शन होता है। जैसे यहाँ फॉस्फोरस का ही ऑक्सीडेशन है और फॉस्फोरस का ही रिडक्शन हो रहा है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो यार ये -3 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे फॉस्फोरस के, तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है 3 से। ठीक है, और यहाँ देखोगे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है 1 से। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, जो दूसरी इक्वेशन है उसमें मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि NaMH वाला जो है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास में जो कंडीशन है वो आ जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। यानी NaMH के भी कितने 3, ठीक है, H2O के भी कितने 3, और NaH2PO2 के भी कितने 3। तो यार ये आ जाएगा आपका, है ना, सब बैलेंस हो जाएगा। कैसे बैलेंस हो जाएगा आप देख लेंगे इजीली, आप जब उसको नोट करेंगे कॉपी में तो देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, मेंडलीव लेफ्ट द गैप फॉर द एलिमेंट विद प्रिडिक्शन ऑफ एटॉमिक वेट 68 एंड 72। देखो हाँ, मेंडलीव ने जो है ये गैप्स छोड़ दिए थे, और हमें पता है कि गैप्स जो है वो किसके लिए छोड़े थे, गैलियम के और जर्मेनियम के लिए। गैलियम के लिए उसने जो नाम रखा था वो एक का एल्यूमिनियम रखा था, जर्मेनियम का एक का सिलिकॉन। कैसे याद रखेंगे, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। तो देखो मैं बताऊँ आपको, एक ट्रिक याद रखो आप, सीता गीता, ठीक है, यानी कि एक का सिलिकॉन जर्मेनियम। ठीक है, सीता गीता ऐसे याद रखें, सीता पहले गीता बन, सीता गीता, इसके आगे इक्का लगा दो, तो इक्का सिलिकॉन किसके बराबर, जर्मेनियम के। ऐसे ही दूसरा देखेंगे, अलका गायत्री। ठीक है, अलका गायत्री क्या है, यहाँ इक्का लगा दो, तो इक्का एल्यूमिनियम किसके बराबर हो गया, गैलियम के बराबर। ठीक है, तो ये ट्रिक आपके काम आएगी। एक और बता देता हूँ, ठीक है, एक और इसमें, सीता गीता, ठीक है, अलका गायत्री, और एक है BSc। क्या, BSc, इसके आगे क्या लगाओगे, इक्का, तो क्या बनेगा, इक्का बोरोन स्कैंडियम के बराबर। ठीक है, याद रहना है, ये ट्रिक हो गई आपको याद रखने के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ एटम पॉजिटिव चार्ज इज आइडेंटिफाइड एज। देखो यार, थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एटम के अंदर। ठीक है, ओवर द एटम उसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, थॉमसन का मॉडल था पुडिंग मॉडल, है ना, तो ध्यान रखेंगे, सेकंड ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है, देखो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा फास्ट, क्योंकि यार मुझे सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करने हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन को और डिटेल में समझना है या उसके ऑप्शंस को और एक्सप्लोर करना है तो मुझे कमेंट्स में लिखेंगे। अ लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर रिएक्ट विद ओजोन। ठीक है, ये देखो आप यार, जब भी ओजोन रिएक्ट करेगी ना,
लिक्विड मेटल यानी कि ये मरकरी की बात हो रही है। ओजोन जब इसके साथ रिएक्ट करती है तो ये Hg2O बनाता है यानी मर्क्यूरस ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ये रिएक्शन ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है द रिएक्शन। ये रिएक्शन आपको गिवन है तो किस तरीके की होगी? ऑप्शन थर्ड में बता चुका हूँ, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगी ये। नेक्स्ट है, अच्छा क्यों होगी आपको पता ही है, एक बार आप देख लो ना, यहाँ पे सल्फ़र है ना, सल्फ़र के ही देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सल्फ़र भी और सोडियम भी, दोनों का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, दोनों का ही रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, सेम इक्वेशन में। अब 12 क्वेश्चन देखिए, सी डाइवर यूज़ अ मिक्सचर ऑफ इतना हीलियम, ये नाइट्रोजन का परसेंटेज, ऑक्सीजन, टू कोप अप विद हाई प्रेशर अंडर वाटर। इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ, ये किसका एप्लीकेशन है? ठीक है, ये एप्लीकेशन हेनरी लॉ का है। हेनरी लॉ क्या कहते हैं? विद इंक्रीज इन द प्रेशर द solubility ऑफ द गैस इन द लिक्विड्स विल इंक्रीज। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा वैसे वैसे ही जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो भी लिक्विड्स के अंदर क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्लास 12th का क्वेश्चन है सॉल्यूशन चैप्टर से, वहाँ पर बहुत क्लियरली डिफाइंड है कि जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, सी डाइवर्स बोला है, वो क्या करते हैं, अपने साथ जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स ले जाते हैं उसमें केवल ऑक्सीजन नहीं बल्कि मिक्सचर ऑफ गैसेज होती हैं। कौन कौन सी? इधर हीलियम भी रहती है, नोबल गैस, और साथ में नाइट्रोजन भी रहती है। क्यों रहती है? देखिए, जैसे जैसे वो पानी के अंदर जाएंगे वैसे वैसे इन गैसेस की सॉल्युबिलिटी ब्लड में बढ़ जाएगी। तो केवल अगर ऑक्सीजन रहेगा ब्लड के अंदर तो ऑक्सीजन का जो अमाउंट है या ऑक्सीजन का जो लेवल है हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा? ब्लड में ज़्यादा सॉल्युबल मतलब बढ़ जाएगा ऑक्सीजन का लेवल, और फिर वो स्कूबा डाइवर जब वापस आएगा सरफेस पर तो वो जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है उसके ब्लड में वो वापस तेज़ी से, जैसे कि एक कोल्ड ड्रिंक में से CO2 वापस रिलीज़ होती है बाहर एनवायरनमेंट में क्योंकि वो अंडर प्रेशर भरी जाती है और जैसे ही आप ढक्कन खोलते हैं वो तुरंत बाहर भागती है। इसी तरीके से वो ऑक्सीजन जो ब्लड में डिजॉल्व हुई है उस डाइवर के, तो वो भी एकदम तेज़ी से निकलने की कोशिश करेगी और फैटीग हो जाएगी कंडीशन। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? बैंड्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियरली मेंशन है किसमें? क्लास 12th की NCERT सॉल्यूशन वाला चैप्टर। ठीक है, सेकंड चैप्टर फर्स्ट बुक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग रिगार्डिंग ब्राउनियम मूवमेंट। देखिए, ब्राउनिंग मूवमेंट जिगजैग मूवमेंट होता है कोलोइडल सॉल्यूशंस में पार्टिकल्स का, ये आप जानते हैं। इसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से आपको इनकरेक्ट पूछा है। पहला ऑप्शन है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ। देखो यही गलत हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये गलत दे रखा है क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंड होती है वेवलेंथ पे यार। जितना वेवलेंथ का मतलब एक्चुअल में क्या है? वेवलेंथ का मतलब है डिस्टेंस पार्टिकल्स के बीच में। वो डिस्टेंस अगर कम रहेगी तो कॉलिजन्स फ्रीक्वेंट होंगे, ज़्यादा होंगे, और डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा रहेगी तो कॉलिजन्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर उसके बाद अगर बात करें पार्टिकल साइज, हाँ तो ये तो ठीक है ऑप्शन। टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, बिल्कुल करती है। काइनेटिक एनर्जी पर भी करती है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। 14th क्वेश्चन जो है मालचाइट ऑफ एन ओर ऑफ कॉपर, कौन सा? इसमें देखिए फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा एक क्यूपराइट और होता है CU2O, ये भी कॉपर का ही और है। इसके अलावा ना बहुत सारे और हैं जो आपको याद रखने चाहिए, जैसे गलीना हो गया PBS है ना, मरकरी का सिनाबर हो गया। ठीक है, कुछ कुछ और आपको याद रखने पड़ेंगे, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो जब हम प्रिपरेशन करेंगे तो इनके भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, एल्कलाइन मीडियम इनहिबिट द रस्टिंग ऑफ आयरन। ये क्वेश्चन तो बहुत ठीक है फ्रीक्वेंट आता रहा है। इसमें आप ध्यान रखेंगे जो एल्कलाइन मीडियम है वो इनहिबिट करता है रस्टिंग को। कैसे इनहिबिट करता है? कि वो H+ आइंस को अवेलेबल ही नहीं होने देता। ठीक है, Fe से Fe2+ आइंस बनने ही नहीं देता। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट इज गिवन बाय। देखिए, आइडोफॉर्म टेस्ट आपको पता होना चाहिए कि आइडोफॉर्म टेस्ट ये वाली स्पीसीज देती हैं, है ना, क्लास 12th में आपने पढ़ा होगा एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में। तो ये जो ग्रुप होता है ना, ये वाला ग्रुप, ये एक्चुअल में पॉजिटिव होता है आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये होना चाहिए, तभी PPT बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा। आइडोफॉर्म एक्चुअल में एक पेल येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। अब इनमें से आपसे पूछा गया है कि कौन सा टेस्ट नहीं देगा आइडोफॉर्म का। ठीक है, इनमें से कौन नहीं देगा, तो उसको डिस्कस करने के लिए मैं आपको शीट दिखाता हूँ। सबसे पहला क्या है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। देखो, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है वो एक्चुअल में ये बनेगा, एक CH3
ये C रहेगा, ये CH3 और ये यहाँ OH, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। आप कहेंगे सर इसमें तो है ही नहीं है ग्रुप, लेकिन यहाँ क्या होता है यार कि ऑक्सीडेशन होता है NaOI, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है इसका और ये बनाता है कीटोन। अब आपको पता है कि क्योंकि ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, प्रोपाइल ग्रुप है, तो यहाँ जो बनेगा ना वो एक्चुअल में कीटोन बनेगा। कौन सा कीटोन बनेगा? ये कीटोन बनेगा ऑक्सीडेशन के बाद, ठीक है, तो प्रोपेनॉन बनता है। अब ये ग्रुप तो देखो हो गया ना, इसी ग्रुप की ज़रूरत थी आइडोफॉर्म के लिए, इसका मतलब ये आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। यहाँ से देख लो, क्योंकि ये अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप है तो अल्फ़ा कार्बन ये हुआ, ठीक है, और ये अल्फ़ा कार्बन हुआ, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा ही देगा। बात कर लेते हैं बेंजाइल अल्कोहल की। बेंजाइल अल्कोहल CH2OH। अब यहाँ पर अगर इसका ऑक्सीडेशन होता है तो यार ये बन जाता है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, तो जब फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा तो वो जो ग्रुप चाहिए, ठीक है, आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए, वो यहाँ है ही नहीं, तो यहाँ पर टेस्ट नहीं होगा, यानी कि इसके लिए जो आइडोफॉर्म टेस्ट है वो नेगेटिव आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड, क्योंकि हमसे नेगेटिव आइडोफॉर्म पूछा गया था। इथेनॉल देता है भाई, ठीक है, यही एक इकलौता अल्कोहल है 1 डिग्री में जो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। इथेनॉल भी देगा, ठीक है, क्योंकि इथेनॉल के पास तो है ना ग्रुप, आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है, आप इसको करके देख सकते हैं। इथेनॉल क्या है? CH3CH2OH, है ना। आप इसको ऑक्सीडाइज जब करेंगे तो बनेगा हमारे पास CH3CHO, ठीक है। तो CH3CHO को देखो ना, CH3 का CHO का स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या बनेगा? CH3 ये रहा, C डबल बॉन्ड, है ना, ये H, तो हमें मिल गया ना ये वाला ग्रुप, आइडोफॉर्म के लिए यही चाहिए। तो ये क्या बना हमारा? ये बना हमारा इथेनॉल। तो इथेनॉल तो हमें दे रखा है फोर्थ, तो ये भी देता है पॉजिटिव टेस्ट, तो ये भी देगा पॉजिटिव टेस्ट और ये भी देगा। 1 डिग्री अल्कोहल्स में इथेनॉल ही देता है, क्योंकि अगर यहाँ पर एक और अगर हम ग्रुप लगा दें, मान के चलो इसको हम इथेनॉल ना करके प्रोपेनॉल कर दें, तो प्रोपेनॉल में जो है वो हमारा यहाँ पर CH2 आ जाएगा और फिर यहाँ CH3 आ जाएगा, तो ग्रुप नहीं बना, तो इसका मतलब हाइड्रोफॉर्म टेस्ट नेगेटिव आएगा वहाँ। तो ये आपको मुझे लगता है समझ आ गया होगा, अदरवाइज हम जब क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो आइडोफॉर्म को और डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, IUPAC नेम आपसे पूछा गया है, ये सिंपल है, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। वैसे तो मैं इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बना देता हूँ आपके सामने। बॉन्ड स्ट्रक्चर आएगा डबल बॉन्ड ये और Cl, समझ गए आप लोग? जिसको बॉन्ड स्ट्रक्चर नहीं पता, चलो यार ऐसे बना लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये Cl, ये कहलाता है दोस्तों, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बनाया है मैंने एलाइल क्लोराइड का। यहाँ पर यार एक कन्फ्यूज़न जो क्या रहता है कि पहला सर इसको देना है नंबर या इसको देना है, तो देखो यहाँ डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलती है, पहला नंबर इसको दिया जाएगा, 2 इसको 3, यानी कि 3 क्लोरो प्रॉप 1 इन इसका आंसर बनेगा, ठीक है, तो ये आंसर आपका करेक्ट हो गया। देन कन्वर्जन वाला एक क्वेश्चन है, ये किसका एग्जाम्पल है यार? इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन का रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसमें आप ये देखिए, क्लास 12 से क्वेश्चन, ठीक है, अल्कोहल फिनॉल ईथर से, और यहाँ पर ना हैलोजेंस में भी आ सकता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन क्यों है? क्योंकि यार ये जो ब्रोमीन होता है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। इथेनोइक एसिड ऑन रिएक्शन विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड गिव्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ेंगे यार। इसमें हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं जब भी इथेनोइक एसिड के साथ में रिएक्शन होती है ना। मैं एक मिनट रुकिए, दोबारा से लिख देता हूँ, CH3COOH, ठीक है, प्लस ग्रिग्नार्ड रीजेंट दे रखा है आपको, ये M आपका मिथाइल, ठीक है, ये R मान लेता हूँ, है ना, मिथाइल ग्रुप को, MgX हो गया, यानी ब्रोमाइड हो गया। तो एक्चुअल में ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर करके देख लेते हैं, CH3COOH, ठीक है, आपको ये मिलाना है RMgX। R समझ गए ना आप लोग, मिथाइल ग्रुप का X हो गया ब्रोमाइड, इसमें हमें मिलेगा
RH, ठीक है, यानी कि इसके साथ में आप, तो यानी CH3 था उसके साथ H, तो क्या बन गया CH4, ठीक है, मीथेन, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। आगे देख लेते हैं आगे क्या क्या बनेगा। आगे हमारे साथ ये बचे COO, ये बचे MgX, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 ग्राम of gas occupies 5.6 of volume at STP. The vapor density and formula of the compound are। देखिए 10 ग्राम मास है गैस का, ठीक है, और कितना ऑक्यूपाई हो रहा है 5.6 लीटर। देखिए अगर हम आइडियल गैस की बात करें तो 22.4 यहाँ पर होता है आपका 1 मोल, ठीक है। बट यहाँ पर तो 1 मोल 22.4 के बराबर, तो इसका मतलब जो 5.6 है कितना है 1/4 है। तो यहाँ पे ना कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है, आपको दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि ये जो गैस है ना इसके जो मोल्स हैं वो ये कहना चाह रहा है कि वो 1/4 मोल्स हैं, ठीक है। और 1/4 मोल का जो मास है वो कितना है 10 ग्राम है। तो आप सोचो जब 1/4 मोल का 10 ग्राम है तो 1 मोल का कितना होगा, 1 मोल होगा 40 ग्राम। तो इसका मतलब 40 ग्राम इसका क्या है मॉलिक्यूलर मास है। और हमारे पास वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेपर डेंसिटी जो होती है वो होती है मॉलिक्यूलर मास बाई 2। तो 40/2 कितना हुआ 20। तो वेपर डेंसिटी कितने आने वाली है 20। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया 20 क्वेश्चंस का जो सेट आया था। अभी 3 क्वेश्चंस और रहते हैं जो मुझे लगा कि ये रिलेटेड है आपके केमिस्ट्री पार्ट से। तो देखो एक तो ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप, है ना, यहाँ नाइट्रेट्स अगर वाटर में एक्सेस करते हैं 50 ppm से ज़्यादा तो इसमें से क्या होगा। देखो ये आंसर गलत दे रखा है क्योंकि हम जानते हैं, देखो यहाँ पर ना लैक्सेटिव इफेक्ट जो होता है डायरिया वगैरह होता है तब कि नाइट्रेट 50 ppm क्या, ये 10 ppm से भी ज़्यादा होता है तो डेंजरस होता है वाटर में, ठीक है। ये तो 50 तक दे रखा है। तो ये मिथेमोग्लोबिनिया नाम की जो बीमारी है ना, इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। तो जब नाइट्रेट्स वाटर में ज़्यादा होते हैं तो ये बीमारी होती है। ऐसे ही आपसे कई बार पूछा जाएगा, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी गया होगा, आपको पता हो। एक पूछा जाता है अगर मरकरी का अगर वाटर में ज़्यादा अमाउंट है तो कौन सी होगी, तो उसको भी ध्यान रखेंगे, मेना माता, ठीक है। ये जापानीज वर्ड, ये मरकरी वाले के लिए है। एक है कैडमियम के लिए, अगर कैडमियम का अमाउंट वाटर में ज़्यादा होता है तो इताई इताई, ठीक है, ये जापानीज वर्ड है, ये भी ध्यान रखेंगे यार। तो ये तीनों ही पूछी जाती हैं। वाटर में नाइट्रेट ज़्यादा होंगे तो ब्लू बेबी सिंड्रोम, मरकरी है तो मिनामाता, और इताई इताई कैडमियम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक मुझे लगा कि हाँ यार ये भी केमिस्ट्री से रिलेटेड, एक में रॉ मटेरियल पूछा गया है ग्लास के लिए, ठीक है, जो यूज़ नहीं होता एल्यूमिना, ठीक है। एक क्वेश्चन और भी रहता है, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आइडेंटिफाई करना है कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड इनमें से कौन सा है। तो यार यूजेज ऑफ H2O2 फॉर ब्लीचिंग क्लॉथ, ये इसमें एनवायरमेंट फ्रेंडली सही बताया गया है, बाकी के क्यों नहीं है कि पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स जो होते हैं इसे PCB भी बोलते हैं हम लोग कई बार, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स को, ये क्लीनिंग सॉल्वेंट की तरह यूज़ किए जाते हैं, वाटर में क्लोरीन का लेवल यहाँ पर बढ़ाते हैं, ये डेंजरस है वाटर बॉडीज़ के लिए, प्लांट वाटर बॉडीज़ वगैरह के लिए, ठीक है। टेट्राक्लोरोइथेन ड्राई क्लीनिंग के लिए ये भी कोई फ्रेंडली मेथड नहीं है। इसके अलावा जो यूजेस ऑफ क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर है, देखो यार ब्लीचिंग पेपर है सॉरी, तो वुड से जो पेपर मिलता है ना हमें, वो हमारा थोड़ा डार्क कलर का रहता है, ब्राउनिश कलर का रहता है, उसको वाइट में कन्वर्ट करने के लिए ब्लीच करते हैं क्लोरीन के साथ में। वो भी एक बहुत डेंजरस मेथड है क्योंकि वहाँ का भी जो क्लोरीन रहता है वो वाटर के अंदर ही वो लोग उसको डिस्पोज करते हैं, जिसकी वजह से जो एक्वाटिक एनिमल्स वगैरह हैं या जो हमारे एक्वाटिक लाइफ है उसको बहुत हार्म रहता है, ठीक है। तो ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली मेथड नहीं हो सकता, उसमें एक ही बचता है हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ में ब्लीचिंग करें क्लोथ्स की, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स लगता है। तो ये क्वेश्चन से डिस्कस किए मैंने केमिस्ट्री पार्ट के। बाकी आपकी तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, मैं सभी ऑडियंस को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। बाकी मैं ऐसे वीडियोस लाते रहूँगा, पेपर्स की प्रैक्टिस हम करते रहेंगे। हमारा एक ही मकसद है कैसे भी करके इस बार जो वैकेंसीज़ आई हैं उसमें हमारी सीट पक्की करना, ठीक है।
तो हम जून के फर्स्ट वीक से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक क्लास कोर्स। पहले हम वही पार्ट कवर करेंगे जो डीएसएसबी में पक्के से आने वाले हैं। ठीक है, हमने जो एनालिसिस किया है ना पेपर का, वो किया ही इसलिए था कि हमें पता रहे कि हमें कौन से टॉपिक्स पहले निपटाने हैं। ठीक है, तो पहले हम उन्हीं टॉपिक्स को फोकस करेंगे जो इम्पोर्टेंट वंस हैं, जहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए इस चैनल के साथ। आपको पसंद आया सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। तो थैंक यू।